हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर थर्ड के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो कंप्यूटर अनुदेशक का ये लेक्चर थर्ड है, जिसमें हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक की, और ये टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो कंप्यूटर का जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है, ये वाला चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था, तो वो नहीं देखे तो सारे वीडियो आपको चैनल की यहाँ पर जो वीडियो लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आज का जो लेक्चर हमारा बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं वो कौन कौन सी हैं, कितने टाइप्स की है, उनकी सारी जो है बेसिक डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। शुरुआत यहाँ पर देखिएगा करते हैं। देर आर 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर अब तक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी जनरेशन आ गई है? 5 जनरेशन आ गई है। ठीक है, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी फर्स्ट जनरेशन। कौन सी? फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज है इसकी अब बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो एक लो लेवल लैंग्वेज थी, लाइक मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की तरह जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी वो किस टाइप की लैंग्वेज थी? लो लेवल लैंग्वेज थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा जो सेकंड जनरेशन आया फिर उसके बाद में, उसमें कुछ फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में कुछ अपग्रेडेशन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। हालांकि थी वो लो लैंग्वेज ही फर्स्ट सेकंड जनरेशन में भी, लेकिन वो लो लेवल असेंबली लैंग्वेज थी, यूज्ड इन कर्नेल्स एंड हार्डवेयर ड्राइवर्स। देखिएगा, जो यहाँ पर सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज आई वो भी लो लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन इसको जो कर्नेल्स और जो हार्डवेयर ड्राइव्स हैं उनमें इसको यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पे कर्नेल क्या है? कर्नेल एक तरीके का प्रोग्राम है, आप कह सकते हो प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कर्नेल में साथ ही जो हार्डवेयर ड्राइव्स आते हैं उसके अंदर जो है सेकेंड जनरेशन को यूज किया गया आपका। फिर आए आपकी उसके बाद में कुछ और चेंजेस के साथ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जो है यहाँ पर बड़ा चेंजेस आया। एक यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में निकल कर आई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, और उसके अलावा थर्ड जनरेशन जब आई तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में आई थी। और जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक एंड जावा स्क्रिप्ट है, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी हाई लेवल लैंग्वेज थी थर्ड जनरेशन वाली। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब यहाँ पर जो टाइम निकला उसके बाद फिर आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आई। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, दीज आर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। ये जो लैंग्वेज थी फोर्थ जनरेशन की, ये क्या करती थी? स्टेटमेंट्स को रखते, मतलब कि स्टेटमेंट के रूप में आई है, स्टेटमेंट इसमें रखते थे ये साथ में। दैट आर सिमिलर टू स्टेटमेंट इन द ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे कि हमारे ह्यूमन लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट होते हैं उसी प्रकार से इसमें स्टेटमेंट थे। दीज आर यूज मेनली इन डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। और ये स्टेटमेंट मेनली कहाँ पर यूज किए जाते थे? डेटाबेस प्रोग्रामिंग में और स्क्रिप्टिंग में इनका यूज किया जाता था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ जो लैंग्वेज आई वो थी फोर्थ जनरेशन। फिर आपकी यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, देखिएगा, इंक्लूड आपकी पर्ल, पाइथन्स, रूबी, एसक्यूएल, मैटलैब का फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, तो इन तरीके की जो लैंग्वेज थी ये फोर्थ जनरेशन में आई थी। ठीक है, ये सारे के सारे जो पर्ल, पाइथन्स, रूबी, एसक्यूएल, ये सारी आपकी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस। ठीक है, चलिए उसके बाद में आई आपकी फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज। देखिएगा, फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर लैंग्वेज आई, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव विजुअल टूल्स टू डेवलप ए प्रोग्राम। अब यहाँ पर क्या आया, इसमें और इम्प्रूवमेंट आया आपका फिफ्थ जनरेशन में, और इसमें आपके विजुअल टूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इस लैंग्वेज में, जो कि प्रोग्राम को डेवलप करने में काफ़ी ईजी जो है हो गया। किसी भी प्रोग्राम को विजुअल टूल्स की तरह जरिए, कोई भी विजुअल टूल के जरिए जो है प्रोग्राम को डेवलप करना या कोडिंग करना उसको काफ़ी आसान हो गया है इस फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पर अगर फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखते हैं तो इंक्लूड मर्करी, OPS5 एंड प्रोलॉग। ये सारे के सारे जो है फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम है। जैसे कि आपको ऑप्शन दे दीजिएगा मर्करी, OPS5, प्रोलॉग, और एक इधर से आपको दे दिया जाएगा
पाइथन या रूबी, तो इनमें से आपको पूछा जाएगा कि वो 5th जनरेशन कौन है या 4th जनरेशन कौन है, तो वो आपको पहचानना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो यहाँ पर एक जो पॉइंट है हमारा मेन, वो आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट 2 लैंग्वेज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज एंड द नेक्स्ट 3 जनरेशंस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको ऊपर ही बताया है, जो फर्स्ट जनरेशन आई थी और जो सेकंड जनरेशन आई थी, ये दोनों की दोनों जो है आपकी कौन सी लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज थी, ये दोनों की दोनों। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट सेकंड के बाद में जो थर्ड और जो फोर्थ और जो 5th जनरेशन लैंग्वेज आई थी, वो आपकी जो है यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो कौन सी जनरेशन में थी और जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी वो कौन सी जनरेशन में थी। तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन और जो सेकंड जनरेशन ये है, और हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड और फोर्थ और 5th, ये हाई लेवल लैंग्वेज जनरेशन। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 1 बाय 1 थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट लेवल लैंग्वेज है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सेकंड के क्या है, थर्ड फोर्थ जो भी है उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और यूजेज वगैरह हम एक बार जरूर देख लेते हैं। देखिएगा ये सारा टॉपिक जो है थियोरटिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आर आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता था या 1G लैंग्वेज भी कहा जाता था। ठीक है, दिस लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। ये लैंग्वेज को क्या है, मशीन पर डिपेंडेंट थी, टोटली मशीन पर डिपेंडेंट थी। ठीक है, द मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर रिटन इन बाइनरी कोड। और जो मशीन लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट थे वो बाइनरी फॉर्म में लिखे जाते थे, जो कि 0 और 1 या फिर 1 और 0 थे। ठीक है, बिकॉज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंप्यूटर ओनली यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि 0 और 1 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के एडवांटेज क्या थे। फास्ट एंड इफिशिएंट एज स्टेटमेंट आर डायरेक्टली रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। ये फास्ट और इफिशिएंट थी क्योंकि जो स्टेटमेंट थे वो डायरेक्टली यहाँ पर किसमें, बाइनरी फॉर्म में लिखे जाते थे, जो कि कंप्यूटर समझता था डायरेक्टली, कोई कन्वर्जन वगैरह की जरूरत नहीं होती थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बेस्ट बेनिफिट था। नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट ही जो है इस लैंग्वेज में जो बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता था जो स्टेटमेंट है उनको। ठीक है, इसलिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पर थे इसके, जैसे कि डिफिकल्ट टू लर्न बाइनरी कोड। अब यहाँ पर क्या होता था कि बाइनरी कोड सीखना जरूरी था, बाइनरी समझता था कंप्यूटर, तो फिर यहाँ पर बाइनरी कोड को सीखना यहाँ पे जरूरी हो गया था। और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बोथ प्रोग्राम एंड वेयर द एरर अकर्ड। प्रोग्राम को भी डिफिकल्ट था अंडरस्टैंड करना, और जो एरर आ जाती थी कहीं पे तो फिर उसको फाइंड आउट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। तो इसके बाद में इन सभी डिसएडवांटेज को सॉर्ट आउट करने के लिए आया यहाँ पर सेकंड जनरेशन का लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड असेंबलर लैंग्वेज। ये यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, असेंबलर लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी उसको असेंबलर लैंग्वेज भी कहा जाता था या फिर 2G लैंग्वेज भी कहा जाता था। असेंबली लैंग्वेज कंटेन ह्यूमन रिलायबल नोटेशंस एंड दैट कैन बी फर्दर कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग एन असेंबलर। देखिएगा इसमें क्या होता था कि इसमें एक कन्वर्टर का जो है हमने यूज करना पड़ता था सेकेंड लैंग्वेज, और वो कन्वर्टर था असेंबलर। कौन सा था, असेंबलर। ये असेंबलर क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता था, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। तो ये यहाँ पर इसका मेन जो है एक आप पॉइंट है जो ध्यान रखेंगे। जो सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज थी उसमें असेंबलर का यूज किया जाता था, जो असेंबली लैंग्वेज थी या फिर जो ये सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज थी इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि मशीन में क्यों कन्वर्ट करते थे, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता था। ठीक है, अब यहाँ पर असेंबलर क्या होता है, मैंने आपको बताया कन्वर्ट असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस टू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। तो ये असेंबलर का उपयोग यहाँ पर क्यों किया जाता था, कन्वर्जन के लिए किया जाता था। जो असेंबली लैंग्वेज थी सेकेंड जनरेशन में उसको यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में लाने के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक, कन्वर्ट करने के लिए। प्रोग्राम कैन राइट द कोड यूजिंग सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड दैट आर मीनिंगफुल एब्रीविएशन। बाद में देखिएगा इसके एडवांटेज देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के।
सेकेंड जनरेशन के एडवांटेज क्या थे? इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड इफ कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो उसकी कंपैरिजन में ये समझने में आसान थी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है। अब यहाँ पर मॉडिफिकेशंस आर इजीली, इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन भी कर सकते थे आप इजीली प्रोग्रामिंग में, और करेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एरर आर इजी। अब यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि जो एरर्स वगैरह थी उनको आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें करेक्शन और जो एरर्स थे, लोकेशन थे एरर्स के, उनको इजीली आप फाइंड करके उनको करेक्ट कर सकते थे। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहा, जो यहाँ पर देख लेते हैं। असेंबलर इज रिक्वायर्ड, इसका मेन जो डिसएडवांटेज था वो था असेंबलर, इसको जरूरत पड़ती थी। इसमें क्या है, असेंबलर की हमें जरूरत पड़ती थी जो कि कन्वर्जन का काम करता था असेंबली टू यहाँ पर मशीन लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिसएडवांटेज था, दिस लैंग्वेज इस आर्किटेक्चर मशीन डिपेंडेंट विद ए डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ फॉर डिफरेंट मशीन। ये क्या था कि जो लैंग्वेज है ये आर्किटेक्चर्स मशीन डिपेंडेंट थी, मशीन पर टोटली डिपेंडेंट थी, विद ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ और डिफरेंट मशीन। और क्या होता था कि जो डिफरेंट मशीन्स थी, जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट सेट्स, इंस्ट्रक्शन सेट्स हमें यहाँ पर रखने पड़ते थे इसके अंदर। तो ये दो इसके मेन डिसएडवांटेज थे। अब यहाँ पर इन डिसएडवांटेज को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर कुछ समय बाद यहाँ पर आई आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो देखिएगा, थर्ड जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज या फिर 3G लैंग्वेज। ये वर्ड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस लैंग्वेज के लिए। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इसको कहा जाता था, या फिर 3G लैंग्वेज भी इसको कहा जाता था। ये लैंग्वेज क्या करती थी? यूज ऑफ ए सीरीज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स, वर्ड की तरह जो है ये यहाँ पर एक इंग्लिश की सीरीज जो है उसका यूज की करती थी ये लैंग्वेज। दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इजीली, जिसको जो आदमी है या मानव है वो इजीली समझ सकता था। टू रिटन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन है उनको लिखने के लिए वो इजीली समझ पाता था इस लैंग्वेज को। ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि जो थर्ड जनरेशन लेवल लैंग्वेज थी वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता था। फॉर एग्जीक्यूशंस ए प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग कंपाइलर इंटरप्रेटर। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो लाइन है काफी महत्वपूर्ण है। इस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी। किसको? इस लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो यहाँ पर प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, इसको यहाँ पर मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है ओनली, तो फिर यहाँ पर जो है एक बार फिर से हमें जो है कन्वर्टर की जरूरत पड़ी, और यहाँ पर जो कन्वर्टर यूज किया गया उसे कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कहा गया। क्या कहा गया? कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहा गया। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मशीन लैंग्वेज आर सी, पास्कल, फोर्टेन और कोबाल। ये सारे के सारे जो है इस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। इस टाइप के जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, तो सी, पास्कल, फोर्टेन और यहाँ पे कोबाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आ गई, इसके एडवांटेज क्या है? यूज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स मेक इट ए ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज। तो ये क्या करता था? इंग्लिश के वर्ड्स को यूज किया जाता था इस लैंग्वेज में, जो कि मानव के लिए इजीली समझने लायक ये लैंग्वेज थी। जैसे कि ऊपर वाली जो लैंग्वेज थी उसमें बाइनरी नंबर्स यूज किए जाते थे 0-1, जो कि आदमी समझता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या 0-1 में चलता रहता था, बस जो भी होता। लेकिन यहाँ पर ये इजीली समझ पा रहे थे, क्योंकि ये जो हमारे जो डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं उसमें इसको यहाँ पर लाया गया था इस लैंग्वेज को। दूसरा, लेसन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एज कम्पेयर टू अबाउट टू लैंग्वेज। इसमें जो कोडिंग की जो मतलब की जो लाइन थी, जो लेंथी प्रोसेस होता था, वो शॉर्ट कर दिया गया इसके अंदर। ठीक है। The same code can be copied to another machine and executed on the machine by using compiler specific to that machine। यहाँ पे क्या होता था कि ऊपर वाली लैंग्वेजेस में क्या होता था कि हर मशीन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन चाहिए होते थे, अलग अलग कोडिंग चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आप एक ही कोड को एक मशीन से कॉपी करके दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यूजिंग कंपाइलर। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इजी हो गई थी, ये काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट था इस लैंग्वेज का। उसके बाद में यहाँ पर इसके कुछ लैंग्वेज के एडवांटेज के बाद में कुछ डिसएडवांटेज भी सामने आए। जैसा कि पहला था कंपाइलर इंटरप्रेटर की नीड हमें यहाँ पर पड़ी।
कि लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो इस लैंग्वेज से हमें जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ी। दूसरा था डिफरेंट कंपाइलर आर नीडेड फॉर डिफरेंट मशीन। एक और यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर ये वर्ड पूछ देखा कि कोई भी सेम प्रोग्राम को आप जो है एक मशीन से दूसरे मशीन पर रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जो है उस मशीन के लिए उसका ही कंपाइलर चाहिए होगा, ना कि आप एक कंपाइलर से अलग अलग मशीन पर कंपाइल करवा सकते हैं। तो हर मशीन का जो है आपका अलग कंपाइलर चाहिए चाह रहा था, यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो हर मशीन के लिए अलग अलग कंपाइलर यहाँ पर जरूरत पड़ रही थी। तो ये काफ़ी यहाँ पर डिफिकल्ट था, इतने सारे कंपाइलर्स लगाना हर मशीन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मेन डिसएडवांटेज था। फिर आए आपका इसको यहाँ पर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आए आपकी यहाँ पर फिर, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है इज आल्सो कॉल्ड ए नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने आपको ऊपर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी वो बताया था कि वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कहा जाता था इसको, या फिर आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी इसको कह सकते थे। It enables user to access the database, for example SQL, FoxPro, Focus, etc. जिसमें क्या होता था कि जो यूजर है वो एक्सेस कर सकता था डेटाबेस को, जो डेटाबेस होता था उसको एक्सेस कर सकता था, जैसे कि MySQL डेटाबेस हो गया, FoxPro डेटाबेस हो गया, फोकस हो गया, इन सभी को एक्सेस करने की ऑथोरिटी यहाँ पे मिल चुकी थी यूजर को। These language are also human friendly to understand। इसमें भी जो है इंग्लिश डिक्शनरी की जो वर्ड्स है उनका यूज किया गया था, तो इजीली आदमी इसको समझ सकता था। अब यहाँ पर इसके एडवांटेज देख लेते हैं, फिर इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज क्या थे, इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ये तो इजी था। लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन क्रिएशन, कोई भी एप्लीकेशन इस लैंग्वेज में क्रिएट करते थे तो उसको टाइम की काफ़ी कम आवश्यकता पड़ती थी। इट इज लेस प्रोन्स टू एरर, यहाँ पर क्या होता था कि एरर्स की जो संभावना है वो भी काफ़ी कम हो गई थी इसके अंदर। लेकिन कुछ फिर डिसएडवांटेज भी रह गए इसके अंदर, जैसे कि मेमोरी कंजप्शन इज हाई। इसमें क्या होता था कि मेमोरी का जो कंजप्शन है, जो उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा होता था। हैज पुअर कंट्रोल और हार्डवेयर पर जो है पुअर काफ़ी कम कंट्रोल रहता था, और लेस फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं थी ज़्यादा। तो इसको सुधारने के लिए फिर यहाँ पे कुछ टाइम बाद आई आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। कौन सी? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पे देखिएगा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड 5G लैंग्वेज या फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो 5G लैंग्वेज है ये आपकी बेस्ड है AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है। इट यूज द कॉन्सेप्ट दैट rather than solving a problem algorithmically, ठीक है, make computer learn to solve any problem। Parallel processing and superconductors are used for this type of language to make real artificial intelligence। इसमें क्या होता था कि जो है हमें खाली कंप्यूटर डेवलप करना होता था, उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह जो OS उसमें इंस्टॉल करना होता था, बाकी का जो है कोई भी प्रोग्राम होता था तो इजीली जो है इंस्ट्रक्शन के जरिए समझता है इस वाली लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर हम जो है जो सुपर कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग्स वगैरह होती है, उनको यहाँ पर इस लैंग्वेज में यूज करते हैं टू मेक रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करते हैं प्रोलॉग्स और LISP, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं फिफ्थ जनरेशन के, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके, मशीन कैन मेक डिसीजंस, मशीन खुद अपने डिसीजंस जो है अपने आप ले लेगी, आपको खाली कमांड एंटर करनी कि मुझे ये करना है, ऐड करना है सब्सट्रैक्शन में, मशीन खुद वो काम करेगी अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मेन बेनिफिट था। प्रोग्रामर एफर्ट रिड्यूस टू सोल्व ए प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसको सोल्व करने के लिए प्रोग्राम जो एफर्ट करता था इससे पहले की लैंग्वेजेस में वो अब काफ़ी कम हो गया था। खाली इसको बस प्रोग्रामर को कुछ यहाँ पर जो है शॉर्ट कमांड्स देने होते हैं और वो सारा का सारा इजीली कंप्यूटर्स को समझ के इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देता है प्रोग्राम को। ईजियर देन 3G और 4G टू लर्न एंड यूज। तो 3G 4G कंपेरिजन में समझने काम लेने में ये जो है काफ़ी ईजी था, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज फिर भी इसमें रह गए। ये क्या था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कोड था इसके अंदर, मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, दे आर एक्सपेंसिव टू।
अब यहाँ पर हमारा काम तो आसान हो गया, लेकिन इसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमारा जो बजट पैसा है वो हमें लगाना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो ये टोटल 5 जनरेशन्स की जो लैंग्वेज है हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये इतना सा ही टॉपिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक था पूरा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, किस में इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो बस इस वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करिए। धन्यवाद।